जय हिंद बच्चों, कैसे हो? आशा करते हैं स्वस्थ होगे, मस्त होगे और पढ़ रहे होगे। ऑप्सर्स गुरुकुल के इस मंच से मैं स्वनी सर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आने वाले समय में अब नई नई वैकेंसीज आ रही हैं, तो हमने हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए विशेष रूप से बहुत सारे प्रश्नों का चयन करके और एक प्रैक्टिस सेट की मुहिम चालू करी है। तो जैसे बच्चे एनडीए, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी और विभिन्न सशस्त्र बल की जो परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हम प्रैक्टिस सेट और क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेनेशन भी लेकर आए हैं। तो आप हमारे साथ जुड़िए और अपने भविष्य को सफल बनाइए। ठीक है, तो चलते हैं, आज शुरुआत करते हैं हम क्वेश्चनों की। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है। जनरल साइंस से क्वेश्चन है, तो अभी जनरल साइंस, फिर जीके, फिर इंग्लिश, फिर आपका मैथ, ये सारे सब्जेक्ट्स के पूरे पैटर्न के अनुसार ही क्लासेस चलेंगी। तो आज हम आपके साथ जो क्वेश्चनों की शुरुआत करने जा रहे हैं और सामान्य विज्ञान के प्रश्न जो अधिकांश पेपर में पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, उन्हीं सवालों को हम लेकर आपके साथ आए हैं। तो हमारे साथ चलिए इन सवालों को करने की कोशिश करें। तो पहला क्वेश्चन है, ओजोन के अणु में ऑक्सीजन की परमाणुकता कितनी होती है? जैसा कि आपको पता है, ओजोन जो है इसका जो रासायनिक सूत्र होता है यानी फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है? O3 होता है। ठीक है, और ओजोन हमारे वायुमंडल के अंदर पाई जाती है, और अगर ओजोन परत जो पाई जाती है, उस परत के अंदर अगर छेद हो जाए तो उससे पराबैंगनी किरणें आती हैं, जिससे कैंसर या विभिन्न प्रकार की घातक बीमारियां हो जाती हैं। तो ओजोन परत की रोकथाम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? जैसे कि जब प्रदूषण को कम करना चाहिए। तो इस तरीके से ओजोन जो, और ये कहाँ पाई जाती है? हमारे समताप मंडल में पाई जाती है। तो ओजोन परत जो है उससे हमारी पृथ्वी क्या करती है? सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है, जनजीवन की रक्षा करती है। तो इस क्वेश्चन में परमाणुकता पूछा था, तो परमाणुकता ये जो 3 लगा हुआ है, 3 लगा हुआ है, यही होती है। तो ओजोन की परमाणुकता यहाँ पे क्या हो गया? 3 हो गया, यानी ऑप्शन सी इसका क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। ठीक है बच्चे, तो ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने वाली गैस कौन सी है? फलों को कृत्रिम रूप से किस गैस से पकाते हैं? जैसे जो भी फ्रूट्स मार्केट में आते हैं, इन फ्रूट्स को क्या किया जाता है? आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम रूप से पकाया जाता है। तो इसको पकाने के लिए नेचुरल भी एक होता है जो फलों को पकाते हैं, हार्मोन के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन एसिटिलीन एक गैस है जिससे फलों को क्या किया जाता है? कृत्रिम रूप से पकाया जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। यानी कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस हमें प्रयोग में लाई जाती है? हमारे यहाँ एसिटिलीन लाई जाती है। ठीक है, अब देखिए जीवन की मूलभूत इकाई क्या है, यानी बेसिक स्ट्रक्चर जीवन का क्या है? जीवन की जो मूलभूत इकाई होती है वो क्या होती है? कोशिका होती है। क्या होती है? कोशिका, जिसे हम सेल भी बोलते हैं। और इसकी खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने की थी बच्चों? रॉबर्ट हुक ने इसकी खोज की थी। और इसी को, कोशिका को ही जीवन की संरचनात्मक या कार्यात्मक इकाई कहते हैं। जीवन की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई किसे कहते हैं? कोशिका को कहते हैं। और ये शरीर का सबसे छोटा हिस्सा होता है। क्या होता है? शरीर का सबसे छोटा हिस्सा, यानी शरीर का सबसे छोटा भाग होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है कि जीवन की मूलभूत इकाई क्या होती है? कोशिका होती है। ठीक है, अब देखिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल है वो बेसिकली ओजोन परत से संबंधित है। किससे संबंधित है? ओजोन परत से। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंदर ओजोन परत की सुरक्षा को लेकर अहम मुद्दे उठाए गए, और उसमें एक पूरी क्या होती है?
परिचर्चा होती है, उसी परिचर्चा को हम क्या कहते हैं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहते हैं। अब देखिए अगला सवाल क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, इसमें से पहचानना विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। विद्युत चुंबकीय तरंगे जो होती है जैसे एक्स किरणें, गामा किरणें, दृश्य विकिरण, रेडियो तरंगे, ये तरंगे जो होती हैं इनको हम बोलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगे, इन तरंगों को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है और ये क्या करती हैं, चार्ज फ्लो करती हैं। लेकिन इस ऑप्शन में कैथोड किरण और ध्वनि किरण, ये विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है। तो कैथोड के और एनोड जो है ये विद्युत चुंबकीय नहीं होती हैं। ध्वनि तरंगे भी विद्युत चुंबकीय नहीं होती है, इसलिए इसमें ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यानी कैथोड और ध्वनि तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है। ठीक है बच्चे। अब देखिए अगला सवाल देखते हैं, ब्लू व्हेल क्या है। ब्लू व्हेल जो समुद्र में पाया जाने वाला एक भारी भरकम मछली है, लेकिन ये मछली वर्ग में नहीं आती। ये किस में आती है, स्तनधारी में आती है। किस में आती है, स्तनधारी। तो ब्लू व्हेल क्या है, एक तरीके से स्तनधारी है। और सबसे बड़ा, अगर कोई पूछे सबसे बड़ा स्तनपायी या स्तनधारी कौन सा जीव है, तो हम क्या नाम देंगे, ब्लू व्हेल। और इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैमल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैमल बोलते हैं। ठीक है, तो ब्लू व्हेल क्या हो गया, एक तरीके की स्तनधारी है और ये किस नाम से जाना जाता है, मैमल के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, स्तनधारी हो। ठीक है, अब देखिए आरबीसी या रक्त कण कहाँ बनता है। आरबीसी, देखो आरबीसी इसको बोलते हैं हम लोग लाल रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं। और इसकी जो अवधि होती है, जीवन काल होता है, इसका जो जीवन काल है वो होता है लगभग 120 दिन हमारी बॉडी के अंदर रक्त में जीवित रहती है। ठीक है, और आरबीसी जो होती है इसको, ये बनती कहाँ है, तो इसके बनने का जो स्थान होता है उस जगह को हम बोलते हैं अस्थि मज्जा। क्या बोलते हैं बच्चे, अस्थि मज्जा, यानी इंग्लिश में इसको बोलते हैं बोन मैरो। क्या बोलते हैं, बोन मैरो। तो अस्थि मज्जा या बोन मैरो में क्या होती है, आरबीसी बनती है। तो यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन डी है अस्थि मज्जा। तो अस्थि मज्जा ही वो ऐसी जगह है हमारे शरीर के अंदर जहाँ पे आरबीसी बनती है। ठीक है, अब चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं, लार किसका पाचन करती है। लार जो हमारे मुंह में, जैसे खाने का मेन पाचन कहाँ से चालू होता है, मुंह से चालू होता है। मुंह में क्या होता है, लार। तकरीबन एक व्यक्ति के अंदर प्रतिदिन 1 से 1.5 लीटर तक लार यानी सलाइवा बनता है। और उस लार के अंदर क्या होता है, किस चीज का वो पाचन करती है, कि ज्यादातर हम क्या खाते हैं, रोटी चावल। ठीक है, तो जो भी स्टार्च होता है, स्टार्च कहाँ से डाइजेस्ट होना चालू हो जाता है, वो हमारे मुंह में ही चालू हो जाता है, जहां हम खाने को चबाते हैं। तो मुंह में खाने को जहां चबाते हैं वहां पे किस चीज का ये पाचन करता है, स्टार्च का। तो लार किसका पाचन करेगा बच्चे, स्टार्च का पाचन करता है। स्टार्च क्या है, कार्बोहाइड्रेट का एक फॉर्म है। मानव शरीर का रक्त बैंक क्या कहलाता है, मानव शरीर का रक्त बैंक हम किसे कहते हैं, तो मानव शरीर का रक्त बैंक जो बोलते हैं वो प्लीहा को बोलते हैं या स्प्लीन को बोलते हैं। प्लीहा या स्प्लीन। तो प्लीहा या स्प्लीन वो जगह है जहां पे आरबीसी, मानव शरीर का क्या बोलते हैं, इसको रक्त बैंक बोलते हैं। ये करता क्या है कि ब्लड, मतलब सारा ब्लड का जितना जखीरा होता है वो कहाँ मिलता है, ये प्लीहा यानी कि आरबीसी में मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी यानी प्लीहा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चेहरे में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। हमारे जो चेहरे के अंदर पूरी हड्डी, जो पूरा ये पार्ट है, इन पार्ट को सारा मिला के 8 और 6 कितना हो जाता है, 14 हो जाता है। तो हमारे चेहरे में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 14 यानी 14 होती है। तो ऑप्शन सी इसका क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, मानव शरीर में कितनी मांसपेशियां हैं। मांसपेशियां यानी मसल्स हमारे शरीर के अंदर कितनी है, मांसपेशियों की संख्या कितनी है। तो लगभग ये डाटा है, इसको याद रखना होता है। तो लगभग 639 यानी 639 मांसपेशियां हमारे पूरे शरीर के अंदर पाई जाती हैं। कितनी, 639, 639। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इबोला क्या है। देखो इबोला एक तरीके का ये विषाणु है। क्या है, विषाणु है जो सर्दी और जुखाम होता है। मेनली सर्दी और जुखाम जिस चीज से होता है वो किससे होता है, वो वायरस यानी विषाणु से। विषाणु को ही इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, वायरस बोलते हैं, इससे होता है। और इसी को हम क्या कहते हैं, इबोला बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इबोला। तो सर्दी और जुखाम किससे होता है, विषाणु यानी वायरस से होता है, और उस वायरस का नाम क्या है, इबोला है। तो यहाँ ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू जो होता है, अभी बहुत ज्यादा स्वाइन फ्लू का चला था, जिसमें गंभीर रूप से लोग बीमार हो जाते हैं, शरीर का तापमान तेज हो जाता है, ठीक है, और मांसपेशियों में शरीर में अकड़न सी होने लगती है। तो स्वाइन फ्लू क्या है, एक तरीके का विषाणु यानी वायरस है, और इस वायरस का जो नाम होता है बच्चे, वो H1N1 होता है। क्या होता है, H1N1। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा क्या है, राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ शुरुआत करते हैं, सिरोसिस रोग किस अंग को प्रभावित करता है। सिरोसिस, तो सिरोसिस क्या होता है कि एक ऐसा रोग है सिरोसिस जिसमें लीवर धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है। तो जो अत्यधिक शराब पीते हैं या जो जिनका लीवर फैटी हो जाता है, ऐसे लोगों का लीवर धीरे धीरे काम करना बंद करने लगता है। तो लीवर यानी जिगर, इसको जिगर भी कह सकते हो आप, ऑप्शन में जिगर दिया है। तो सिरोसिस बीमारी में लीवर काम करना क्या कर देता है, बंद कर देता है, और जिसकी वजह से पूरा लीवर के ऊपर कालापन आ जाता है। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछता है हमसे कि शरीर में कौन सा ऐसा भाग है जो सबसे ज्यादा अपने आप को पुनरुद्भवन कर लेता है, यानी डेवलप कर लेता है। तो वो भी कौन है, लीवर यानी जिगर है, जिसे हम क्या कहते हैं, लीवर यानी जिगर बोलते हैं। तो ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर है। और अगर क्वेश्चन पूछे कि शराब पीने से व्यक्ति को कौन सा अंग सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, तो वो भी क्या प्रभावित होता है, लीवर प्रभावित होता है, और उसमें क्या होता है, लीवर काम करना बंद कर देता है। ठीक है, तो सिरोसिस बीमारी का मूल कारण क्या होगा कि अत्यधिक मदिरा पान या फैटी लीवर, यानी जो लीवर के ऊपर वसा की परत ज्यादा जम गई हो। तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया, जिगर हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक कौन सा तत्व पाया जाता है। तो मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक यहाँ पे तत्व पूछा है। अगर यौगिक पूछता तब तो पानी पाया जाता है, लेकिन अगर तत्व पूछा है तो हमारे शरीर में सबसे ज्यादा जिस तत्व की मात्रा होती है उसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन ही वो ऐसा तत्व है जो हमारे शरीर में क्या होता है, सबसे ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा ये क्या है, राइट आंसर है, ऑक्सीजन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परमाणु पर आवेश कैसा होता है। देखो जैसे किसी भी परमाणु के ऊपर आवेश कैसा होता है, अगर ये बात किया जाए तो जॉन थॉमसन नामक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा था कि परमाणु के ऊपर जो आवेश होता है वो उदासीन होता है। कैसा होता है, उदासीन होता है। लेकिन परमाणु के अंदर जो है वो यहाँ पॉजिटिव यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है, और बाहर की तरफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। तो मूल रूप से पूरा परमाणु क्या होता है, उदासीन होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा क्या है,
राइट आंसर है, यानी कि परमाणु क्या हो गया, उदासीन हो गया। ठीक है, अब देखिए अगले क्वेश्चन में, इनमें से कौन सी गैस प्रदूषक नहीं है। देखिए SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, N2O नाइट्रस ऑक्साइड और CO कार्बन मोनोऑक्साइड, ये तीनों गैसें कैसी हैं, प्रदूषक हैं। लेकिन जो CO2 है, जिसे हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस बोलते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये प्रदूषक गैस नहीं है। ये क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस वायुमंडल के तापमान को बढ़ाती है, वायुमंडल के ताप को क्या करती है, बढ़ाती है, जिसकी वजह से ग्लेशियर पिघलते हैं, ठीक है, और जनजीवन खतरे में आ सकता है। इसलिए CO2 गैस को प्रदूषक गैस नहीं बोला जा सकता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट यानी ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार होती है। तो ये CO2 गैस क्या करती है कि हमारे वायुमंडल के ताप को बढ़ा देती है, लेकिन प्रदूषक गैसों की श्रेणी में हम इसको नहीं रख सकते। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या है, डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। एक बाइट किसके बराबर होता है। कंप्यूटर की जगत में, दुनिया में एक बाइट का बड़ा महत्व है। एक जो बाइट होता है बच्चों, वो 8 बीट के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, अगर लिखा जाता है एक बाइट इज इक्वल टू 8 बीट होता है। कितना होता है, एक बाइट बराबर 8 बीट, यानी 8 बीट के क्या होता है, इक्वल होता है। तो ऑप्शन हमारा क्या है, ऑप्शन सी हमारा आंसर है, राइट, 8 बीट। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, सबसे हल्का परमाणु इनमें से कौन सा है, लिथियम, हाइड्रोजन, हीलियम या कार्बन। तो सबसे हल्का परमाणु की बात की जाए, सबसे हल्का परमाणु, तो सबसे हल्का परमाणु क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। क्या होता है, हाइड्रोजन, जिसे हम H2 के नाम से जानते हैं। और हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं, 3 समस्थानिक होते हैं। और हाइड्रोजन तत्व की खोज किसने की थी, तो ये खोज की थी इसकी हेनरी कैवेंडिश ने। किसने खोज करी, हेनरी कैवेंडिश ने खोज करी थी। ठीक है बच्चों, तो हेनरी कैवेंडिश वो साइंटिस्ट था जिसने क्या किया था कि हाइड्रोजन की खोज करी थी। तो सबसे हल्का परमाणु किसका नाम हम देते हैं, हाइड्रोजन को देते हैं। किसको देते हैं, हाइड्रोजन को। ठीक है बच्चे, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिकाओं की मरम्मत कौन करता है। तो जो सेल होती हैं यानी कोशिकाएं होती हैं, उनका जो उनकी मरम्मत यानी उनकी देखभाल करने का काम कोशिकाओं का, ये किसका होता है, प्रोटीन का होता है। किसका होता है, प्रोटीन। अच्छा, प्रोटीन की खोज किसने की थी, मूलर नामक एक साइंटिस्ट ने इसकी क्या की थी, खोज करी थी। और हमारे शरीर का मैक्सिमम भाग किससे बना होता है, मतलब प्रोटीन से बना होता है। और प्रोटीन का जो सबसे छोटा पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, अमीनो अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अमीनो अम्ल। और हमारे शरीर को कितने अमीनो अम्ल की जरूरत होती है, 20 अमीनो एसिड की जरूरत होती है, जिसमें से 10 हमारा शरीर खुद अंदर से लेता है और 10 हम प्रोटीन के रूप में कहां से लेते हैं, बाहर से लेते हैं। तो 10 और 10 कितना हो गया बेटा, 20 हो गया। तो 20 अमीनो एसिड की हमें क्या होती है, जरूरत होती है। तो प्रोटीन जब छोटे फॉर्म में टूटता है तो उसे हम क्या करते हैं, अमीनो अम्ल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो गया, प्रोटीन हो गया। यानी कोशिकाओं की मरम्मत करने का काम कौन कर रहा है, प्रोटीन कर रहा है। तो इस तरीके से ये सवाल ऐसे क्वेश्चन है कि जो ज्यादातर हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप जब भी पेपर दोगे तो आप कभी भी, चाहे एनडीए का पेपर दो, चाहे एयरफोर्स का दो, या नेवी का दो, या किसी सशस्त्र बल का दो, या किसी राज्य स्तरीय किसी पुलिस या और अन्य डिपार्टमेंट की परीक्षाओं में जो सामान्य विज्ञान से सवाल पूछे जाते हैं, तो संभावित ऐसे ही सवाल आते हैं। और इनमें से हम उम्मीद करते हैं कुछ सवाल आपके पेपर में आ जाएं, क्योंकि इसी तरीके के क्वेश्चन
क्या करते हैं कि वो लोग बनाते हैं, जो बनाने वाले होते हैं। तो हमारी पूरी कोशिश रहती है कि आप तक अच्छे से अच्छे सवालों को पहुंचाया जाए, जिससे आप अपने परीक्षा को देकर सफल हो। तब तक के लिए जय हिंद।